हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है करंट फॉर वेक्टर एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम यहाँ पर करंट फॉर वेक्टर की बात करें और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करें चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी के लिए, आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे। एक होगा हमारे पास फ्रेम एस, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी एक्स वाई जेड, इसका ओरिजिन होगा ओ, और दूसरा फ्रेम है हमारे पास एस प्राइम फ्रेम, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम ओ प्राइम। जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि जो हमारा फ्रेम एस है वो रेस्ट में है। 4D स्पेस में मिन्कोस्की स्पेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है उसे x1 लेते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम x2 लेते हैं, और जो हमारा z कोऑर्डिनेट होता है उसे हम x3 से डिनोट करते हैं। तो हमने x की जगह x1 लिख दिया, y की जगह x2 लिख दिया और z की जगह x3 लिख दिया। इसी तरह से x प्राइम को हम लिखेंगे x1 प्राइम, y प्राइम को हम लिखेंगे x2 प्राइम, और इसी तरह से z प्राइम को हम लिखेंगे x3 प्राइम। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसको हमने नाम दे दिया dv, और ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो dq अमाउंट ऑफ चार्ज को कैरी कर रहा है, और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमने रो लिया है, जहाँ पर रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को, मीन्स dq बाय dv को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेम s के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और इसीलिए जो हमारा ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा एस प्राइम फ्रेम के लिए मोशन में होगा, क्योंकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और हम जानते हैं कि एक मूविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट होता है टू अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अ मूविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एस फ्रेम के लिए तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, जबकि एस प्राइम फ्रेम के लिए ये हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एस प्राइम फ्रेम के लिए रेस्ट में है, और फिर क्या होगा, ये एस फ्रेम के लिए मोशन में होगा, ये माइनस वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एस प्राइम फ्रेम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा, बट एस फ्रेम के लिए अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक केस में, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज एंड करंट होते हैं वो सेपरेट एंटिटीज नहीं होते हैं, इन्हें हमें एक साथ ग्रुप करना होता है। इसी बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज का टॉपिक जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज, हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है जिसे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर मींस डेल डॉट जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू 0, जहां पर जे वेक्टर जो है वो करंट डेंसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या करती है, करंट डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करती है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। करंट डेंसिटी जे वेक्टर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर नॉट सेपरेट एंटिटीज इन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने आपको ये इस फिगर की हेल्प से समझाया कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगा रो और जो करंट डेंसिटी होगा जे वेक्टर, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे बल्कि एक साथ ग्रुप किए जाएंगे, क्योंकि एक फ्रेम के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दूसरे फ्रेम
के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेम रेस्ट में होगा जबकि दूसरा फ्रेम जो है उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, और एक मूविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इक्वेशन 1 सजेस्ट दैट इफ वी डिफाइन करंट 4 वेक्टर जे म्यू देन, तो हम यहाँ पर एक 4 वेक्टर को डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं करंट 4 वेक्टर, जिसको हम जे म्यू से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है कि उस 4 वेक्टर में एक हमारा कंपोनेंट जे वेक्टर होगा जो कि स्पेस पार्ट ऑफ जे म्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर एक टाइम कंपोनेंट होगा जे म्यू का, और उस टाइम कंपोनेंट में हमारा रो जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो अपीयर होगी। किसी भी 4 वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो करंट 4 वेक्टर जे म्यू के भी 4 कंपोनेंट्स होंगे जो कि होंगे J1, J2, J3, J4, जहाँ पर जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं J1, J2, J3 वो किसके कंपोनेंट्स हैं, वो J वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो J वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं J1 I कैप प्लस J2 J कैप प्लस J3 K कैप, और ये J वेक्टर जो है वो स्पेस पार्ट ऑफ J म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो चौथा कंपोनेंट है J4, ये टाइम पार्ट ऑफ J म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो करंट 4 वेक्टर का टाइम पार्ट होता है, मींस 4th कंपोनेंट जो होता है करंट 4 वेक्टर का, वो IC रो के बराबर आता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, J1, J2, J3 की जगह हम J वेक्टर लिख सकते हैं, और J4 की जगह हम IC रो लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने डायरेक्टली लिखी है। अब हमें इस इक्वेशन 2 को जस्टिफाई भी करना है, मीन्स हमें ये शो करना है कि जो हमारा 4th कंपोनेंट होगा करंट 4 वेक्टर का वो IC रो के बराबर होगा कि नहीं, यही हम जस्टिफाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने जो रिजल्ट 2 लिखा था वो हमने डायरेक्ट लिखा था। अब हमें इस रिजल्ट को जस्टिफाई करना है, मीन्स हमें ये शो करना है कि जो J4 होगा वो IC रो के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे here result 2 is directly written, now we have to justify the result 2। justify the result 2 का मतलब ये है कि हमें J4 को IC रो के बराबर शो करना है। तो आप हेडिंग बना लीजिए जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करना होगा जिसका वॉल्यूम होगा dV, और ये स्मॉल चार्ज कंटेन करेगा, दैट विल बी dq, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर रो। कंसिडर अ स्मॉल वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dV कंटेनिंग चार्ज dq। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया जिसका वॉल्यूम है dV और ये dq चार्ज कंटेन कर रहा है। लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज है वो रो है, मीन्स रो क्या हो जाएगा dq बाई dV हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dq हो जाएगा हमारे पास रो dV। तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे dx म्यू से, और आप जानते हैं x म्यू क्या होता है, ये होता है हमारे पास पोजीशन 4 वेक्टर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय dx म्यू वी गेट वेयर x म्यू इज पोजीशन 4 वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे dx म्यू से तो हमें मिलेगा dq इंटू dx म्यू, दैट विल बी इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे dx म्यू से तो हमें मिलेगा रो dv इंटू dx म्यू। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा रो dv dt इंटू dx म्यू बाई dt मल्टीप्लाई कर दिया, dt डिवाइड कर दिया। तो dv क्या होगा हमारे पास, इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, मान लीजिए इसकी लेंथ है dx, ब्रेड्थ है dy और हाइट है dz। तो dv हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स dx इंटू dy इंटू dz। तो इस dv की जगह हम लिख देंगे dx dy dz, वेयर dv इज इक्वल टू dx dy dz। तो आपको मिलेगा dq dx म्यू इज इक्वल टू रो dx dy dz dt dx म्यू बाई dt। अब हम क्या करेंगे, रो इंटू dx म्यू बाई dt को एक साथ लिख देंगे और dx dy dz dt को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो थर्ड इक्वेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है dq मल्टीप्लाई dx म्यू। dq जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज जो है वो एक स्केलर होता है। हेयर dq इज अ स्केलर। x म्यू जो था वो था पोजीशन 4 वेक्टर, तो x म्यू एक 4 वेक्टर है तो dx म्यू भी एक 4 वेक्टर होगा एंड dx म्यू इज अ 4 वेक्टर। और हम जानते हैं कि एक स्केलर और एक 4 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता
होता है वो भी 4 वेक्टर होता है। सो जो हमारा dq इंटू dx म्यू होगा वो भी एक 4 वेक्टर होगा। सो dq dx म्यू विल बी अ 4 वेक्टर। अगर इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड एक 4 वेक्टर है तो हमारी जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 3 की, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई ये भी एक 4 वेक्टर होनी चाहिए। अब ये क्या है, dx dy dz dt। देखिए स्टूडेंट्स, dx जो है वो हमने इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की लेंथ को लिया था और आपको मैंने बताया था कि x को हम यहाँ पर x1 से डिनोट करेंगे, y को हम यहाँ पर x2 से डिनोट करेंगे और z को हम यहाँ पर x3 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आप dx1 dx2 dx3 लिखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ भी dx1 dx2 dx3 लिखेंगे। अगर आप dx1 मल्टीप्लाई dx2 मल्टीप्लाई dx3 dt को ध्यान से देखें तो ये एक 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट बन रहा है और हमें पता है कि एक वो 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होता है और जो भी क्वांटिटी लॉरेंज इनवेरिएंट होती है उसे हम एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। तो ये जो टर्म होगी, ये जो ब्रैकेट में लिखी है 4D वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक लॉरेंज इनवेरिएंट है तो ये एक स्केलर का काम करेगा। तो ये स्केलर हो गया। बट हमें जो राइट हैंड साइड है वो एक 4 वेक्टर चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 4 वेक्टर है, तो ये स्केलर है। तो ये टर्म जो है वो 100% एक 4 वेक्टर होनी चाहिए, तभी राइट हैंड साइड जो है वो 4 वेक्टर बनेगी। और इसी 4 वेक्टर को रो इंटू dx म्यू बाई dt को हम बोलते हैं करंट 4 वेक्टर, जिसे हम j म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप आगे लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज अ 4 वेक्टर, सो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 मस्ट बी अ 4 वेक्टर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक 4 वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी जो है इक्वेशन 3 की वो पक्का 4 वेक्टर होगी। एज dx1 dx2 dx3 into dt 4D वॉल्यूम एलिमेंट इज लॉरेंज इनवेरिएंट, दैट इज इट इज स्केलर। सो फॉर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 टू बी अ 4 वेक्टर, रो dx म्यू बाय dt मस्ट बी अ 4 वेक्टर एंड दिस 4 वेक्टर इज डिनोटेड एज j म्यू। अब ये जो हमारी ये वाली टर्म है ये 4D वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और 4D वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होता है, तो ये एज ए स्केलर ट्रीट होगा। तो अगर आपको राइट हैंड साइड को 4 वेक्टर बनाना है क्योंकि ये स्केलर है तो ये टर्म जो है वो पक्का 4 वेक्टर होगी और इसी 4 वेक्टर को हम डिनोट करते हैं j म्यू से, जिसे हम बोलते हैं करंट 4 वेक्टर। दैट इज रो dx म्यू बाय dt इज इक्वल टू j म्यू करंट 4 वेक्टर, जहां पर म्यू की जो वैल्यूज होंगी 4D स्पेस में वो 4 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4। तो म्यू की यहाँ पर वैल्यूज हम बारी बारी से 1 2 3 4 पुट करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर j म्यू के करंट 4 वेक्टर के 4 कंपोनेंट जो है वो मिल जाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि जो चौथा कंपोनेंट होगा j4 वो IC रो के बराबर आएगा कि नहीं, ये हम चेक करेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन 4 तक पहुंच चुके थे, जो कि थी रो dx म्यू बाय dt इज इक्वल टू j म्यू, जहां पर म्यू जो है वो 1 2 3 4 था। अब हम म्यू को बारी बारी से 1 2 3 4 लेंगे ताकि हमें करंट 4 वेक्टर के चारों कंपोनेंट्स मिल सकें। फॉर म्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 1 पुट कर दो म्यू की जगह, यहाँ भी 1 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा रो dx1 बाय dt इज इक्वल टू j1 और dx1 बाय dt होता है हमारे पास x1 जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग x डायरेक्शन इन 4D स्पेस। तो dx1 बाय dt हो जाएगा हमारे पास v1, जहां पर v1 है हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ 4 वेलोसिटी, तो dx1 बाय dt को आप v1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा रो v1 बाय इक्वल टू j1, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो जो पहला कंपोनेंट होगा करंट 4 वेक्टर का वो रो v1 होगा। अब हम रो म्यू को लेंगे 2, तो आपको मिलेगा रो dx2 बाय dt इज इक्वल टू j2 dx2 बाय dt जो है वो v2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रो v2 इज इक्वल टू j2, ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो जो सेकंड कंपोनेंट होगा करंट 4 वेक्टर का वो रो v2 होगा। अब म्यू को हम 3 लेंगे, म्यू इक्वल टू 3 लेंगे तो आपको मिलेगा रो dx3 बाय dt और इक्वल टू j3 आ जाएगा और dx3 बाय dt होता है हमारे पास v3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 4 वेक्टर, तो इसके हम रो v3 इज इक्वल टू j3 से डिनोट करेंगे, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। जो थर्ड कंपोनेंट होगा हमारे पास करंट 4 वेक्टर का वो होगा रो v3। आइए बात करते हैं म्यू इक्वल टू 4 केस की। इस केस में हमारे पास मिलेगा रो dx4 बाई dt इज इक्वल टू j4 हो जाएगा। बट जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है x4 किसका, पोजीशन 4 वेक्टर का, वो ICT के बराबर होता है, तो x4 की जगह आपको ICT पुट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा रो d बाई dt ऑफ ICT इज इक्वल टू j4। IC जो है वो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए, तो ये बन गया रो IC, अंदर आ जाएगा हमारे पास dt बाई dt और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो j4 जो है वो IC रो के बराबर हो जाएगा। ये हमारी 8th इक्वेशन
ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो हमने चारों कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, J1 J2 J3 J4 इन इक्वेशंस 5 6 7 8 रिस्पेक्टिवली। अब इन चारों वैल्यूज़ को J1 J2 J3 J4 की वैल्यूज़ को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग 5 6 7 8 इनटू वी गेट J म्यू इज इक्वल टू J1 की जगह हम लिख देंगे रो V1, J2 की जगह हम लिख देंगे रो V2, J3 की जगह हम लिख देंगे रो V3 और जो हमारा चौथा कंपोनेंट निकला है करंट 4 वेक्टर का वो IC रो के बराबर निकला है। तो यहाँ पर आप IC रो लिख देंगे। हमने स्टार्टिंग में जो करंट 4 वेक्टर का चौथा कंपोनेंट लेट किया था वो हमने IC रो लेट किया था और चौथा कंपोनेंट जो है वो IC रो के बराबर ही निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो पहले तीन कंपोनेंट हैं रो V1 रो V2 रो V3 वो J वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास स्पेस पार्ट ऑफ J म्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये होगी हमारी 9th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट 4 वेक्टर जिसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट 4 वेक्टर जिसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर करंट डेंसिटी J वेक्टर एंड चार्ज डेंसिटी रो के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो करंट 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट 4 वेक्टर J म्यू और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी J वेक्टर एंड चार्ज डेंसिटी रो। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास S फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं करंट 4 वेक्टर के वो हैं हमारे पास J1 J2 J3 J4 और S प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं करंट 4 वेक्टर के वो है हमारे पास J1 प्राइम J2 प्राइम J3 प्राइम J4 प्राइम और जो करंट 4 वेक्टर होगा S प्राइम फ्रेम के लिए उसे हमने J प्राइम म्यू से डिनोट किया है और जो करंट 4 वेक्टर होगा S फ्रेम के लिए उसे हमने J न्यू से डिनोट किया है। अब हमें देखना है कि इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम J1 प्राइम J2 प्राइम J3 प्राइम J4 प्राइम को J1 J2 J3 J4 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस ऑल 4 वेक्टर्स फॉलो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सो करंट 4 वेक्टर्स J म्यू विल ऑल्सो फॉलो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सभी 4 वेक्टर्स जो हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि हमारा करंट 4 वेक्टर भी एक 4 वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स भी एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्म होंगे। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J म्यू इज गिवन एज, तो करंट 4 वेक्टर की जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी 4D स्पेस में वो कैसी होगी, वो होगी हमारे पास J प्राइम न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अल्फा म्यू न्यू और यहाँ पर आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ करंट 4 वेक्टर इन फ्रेम न्यू फ्रेम S और यहाँ पर आएगा हमारे पास समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 और यहाँ पर म्यू जो है वो 1 2 3 4 होता है, ये आप जानते हैं। दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म इन 4D स्पेस, जहाँ पर J प्राइम म्यू है हमारे पास J1 प्राइम J2 प्राइम J3 प्राइम J4 प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ करंट 4 वेक्टर इन फ्रेम S प्राइम। J न्यू है यहाँ पर J1 J2 J3 J4 कंपोनेंट्स ऑफ करंट 4 वेक्टर इन फ्रेम S और यहाँ पर अल्फा म्यू न्यू है यहाँ पर इसके जो ये एक 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और इसके जो 16 कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा और यहाँ पर बीटा जो है वो V/C के बराबर होता है और गामा होता है हमारे पास 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, J प्राइम म्यू के कंपोनेंट्स यहाँ पुट करेंगे, J म्यू के कंपोनेंट्स यहाँ पर पुट करेंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे J प्राइम म्यू इज इक्वल टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू J म्यू। तो यहाँ पर हम J प्राइम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, इसके 4 कंपोनेंट से J1 प्राइम J2 प्राइम J3 प्राइम J4 प्राइम, इसे हम एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा म्यू न्यू जो था वो एक 4x4 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से थे और यहाँ पर हम J न्यू की वैल्यू पुट करेंगे जिसके 4 कंपोनेंट से J1 J2 J3
J4। अब हमें क्या करना है, J1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इस रो को पहले हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मिलेगा J1 प्राइम इज इक्वल टू गामा इंटू J1 प्लस 0 इंटू J2 प्लस 0 इंटू J3 प्लस आइटा बीटा गामा इंटू J4। तो जीरो वाले टर्म्स हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा गामा J1 प्लस आइटा बीटा गामा J4। इन दोनों में से गामा कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया J1 प्लस आइटा बीटा J4। तो यहाँ पर रह गया हमारे पास बीटा की वैल्यू आपको बताई थी लास्ट सेक्शन में, जो कि थी V/C, और J4 हमने फाइंड आउट किया था, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ करंट 4 वेक्टर था I रो C। तो इस C से C जो है वो हम कैंसिल कर देंगे, I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास J1 प्राइम इज इक्वल टू गामा J1 माइनस V रो। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अब हम J2 प्राइम फाइंड आउट करेंगे। J2 प्राइम फाइंड आउट करने के लिए हमें इस रो को, सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको मिलेगा J2 प्राइम इज इक्वल टू 0 इंटू J1 प्लस 1 इंटू J2 प्लस 0 इंटू J3 प्लस 0 इंटू J4। तो जीरो वाले टर्म्स वैनिश हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा J2 प्राइम इज इक्वल टू 1 J2 मीन्स सिंपली इक्वल टू J2। तो J2 प्राइम जो है वो J2 के बराबर होगा। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। J3 प्राइम फाइंड आउट करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको मिलेगा 0 इंटू J1 प्लस 0 इंटू J2 प्लस 1 इंटू J3 प्लस 0 इंटू J4। तो बाकी सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ एक ये टर्म बचेगी। तो J3 प्राइम जो है वो J3 के बराबर आ जाएगा। ये 12th इक्वेशन होगी। इसी तरह से हम J4 प्राइम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो आपको मिलेगा माइनस आइटा बीटा गामा J1 प्लस 0 इंटू J2 प्लस 0 इंटू J3 प्लस गामा इंटू J4। तो ये जीरो वाली टर्म्स जो है वो वैनिश हो जाएंगी, ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी यहाँ पर, जो कि होंगे हमारे पास माइनस आइटा बीटा गामा J1 प्लस गामा J4। राइट हैंड साइड से हम गामा कॉमन ले सकते हैं। गामा कॉमन आ गया, अंदर रहेगा हमारे पास प्लस का J4 माइनस आइटा बीटा J1। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गई है हमारे पास जो हमारे करंट 4 वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स थे, उनके जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी, जो कि दी जाएंगी इक्वेशन नंबर 11, 12, 13 के द्वारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 13 इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम फाइंड आउट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर चार्ज डेंसिटी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने 13th इक्वेशन लिख ली थी, जो कि कुछ इस प्रकार से थी, J4 प्राइम इज इक्वल टू गामा J4 माइनस आइटा बीटा J1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि J4 क्या है, हमारा IC रो है। तो J4 प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा IC रो प्राइम, क्योंकि IC तो कांस्टेंट है, और बीटा हमारा V/C है। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। J4 प्राइम की जगह हम लिख देंगे IC रो प्राइम, गामा ऐसे रहेगा। J4 की जगह हम लिख देंगे IC रो माइनस आइटा ऐसे रहेगा, बीटा की जगह V/C लिख देंगे, J1 ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड करेंगे। C से मल्टीप्लाई कर दिया, C से डिवाइड करेंगे, एक C ऑलरेडी है तो यहाँ पर बन जाएगा C स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं IC, गामा कॉमन आ जाएगा, IC कॉमन आ जाएगा यहाँ से, गामा तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है ही है। तो अंदर आ जाएगा रो माइनस V/C स्क्वायर J1। तो यहाँ पर I से I कट जाएगा, C से C कट जाएगा। तो रो प्राइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गामा रो माइनस V J1/C स्क्वायर। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर चार्ज डेंसिटी। ये आ गई हमारे पास। तो हमने टोटल 5 इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव कर ली हैं, जो कहलाई जाएंगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर करंट डेंसिटी J वेक्टर एंड चार्ज डेंसिटी रो। वो इक्वेशंस को एक बार समराइज कर लेते हैं। हेंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J म्यू और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट डेंसिटी J वेक्टर एंड चार्ज डेंसिटी रो विल बी J1 प्राइम हमारे पास आया था गामा J1 माइनस V रो, ये हमारी 10th इक्वेशन थी। J2 प्राइम J2 के बराबर आया था, ये 11th इक्वेशन थी। J3 प्राइम जो है वो J3 के बराबर आया था, ये 12th इक्वेशन थी। J4 प्राइम हमारे पास निकल के आया था गामा J4 माइनस आइटा बीटा J1, हमारी 13th इक्वेशन थी। और रो प्राइम हमारे पास निकल के आया है गामा रो माइनस V/C स्क्वायर J1। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि करंट डेंसिटी J वेक्टर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को आपस में कनेक्ट कर रही थी, उस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम करंट 4 वेक्टर J म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को करंट फोर वेक्टर जे म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और जब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को जे म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आप हेडिंग बना लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ करंट फोर वेक्टर जे म्यू और कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू 0। यहां पर हम डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली के। और जे वेक्टर था हमारे पास क्या था, ये स्पेस पार्ट ऑफ करंट फोर वेक्टर था, और जे वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे J1 J2 J3। और जे वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, J1 आई कैप प्लस J2 जे कैप प्लस J3 के कैप। और हम क्या करेंगे, इस टर्म को IC से मल्टीप्लाई करेंगे और IC से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस IC बाय IC करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू 0। 4D स्पेस में हम क्या करते हैं, x को x1 से शो करते हैं, y को x2 से शो करते हैं और z को हम x3 से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम y की जगह x2, z की जगह x3 और x की जगह x1 लेंगे। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा करली J1 बाय करली x1 प्लस करली J2 बाय करली x2 प्लस करली J3 बाय करली x3, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और बाकी सभी डॉट प्रोडक्ट जो हैं वो 0 के बराबर होंगे। और हम क्या करेंगे, इस IC को ऑपरेटर के अंदर ले जाएंगे क्योंकि IC एक कांस्टेंट टर्म है। तो IC को हम क्या करेंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस IC को हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा करली IC रो बाय करली IC T इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स ऐसी रहेंगी। IC रो क्या था हमारे पास, IC रो था हमारे पास J4 के बराबर, और हमें पता है ICT किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन 4 वेक्टर जिसको हम x4 से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह हम J4 लिख देंगे और इसकी जगह हम x4 लिख देंगे। पहले तीन टर्म्स ऐसी रहेंगी। तो इन चारों टर्म्स को अगर हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, करली जे म्यू बाय करली एक्स म्यू इज इक्वल टू 0, जहां पर म्यू जो है वो 1 2 3 4 के बराबर होगा। यहां पर करली बाय करली एक्स म्यू जो है वो 4 डायमेंशनल डाइवर्जेंस ऑपरेटर को डिनोट करता है जिसे हम बॉक्स के सिंबल से शो करते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बॉक्स डॉट जे म्यू इज इक्वल टू 0, और जहां पर बॉक्स जो है वो करली बाय करली एक्स म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 4D डाइवर्जेंस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट भी लगाया है क्योंकि डाइवर्जेंस का सिंबल जो है वो डॉट होता है। ऑपरेटर डॉट इज अ सिंबल ऑफ डाइवर्जेंस। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी जो कि जे वेक्टर और रो को कनेक्ट कर रही थी आपस में, उसे हमने करंट फोर वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम मैथमेटिकली ये देखेंगे कि कैसे एक फ्रेम के लिए अगर चार डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट में है तो वही सेम चार डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे फ्रेम में करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब हम देखने जा रहे हैं। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप यहाँ पर एक चार डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv में, और ये चार्ज कंटेन कर रहा है dq, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है हमारे पास रो। तो ये जो चार डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम मान लेते हैं एस फ्रेम के लिए रेस्ट में है, और यही चार डिस्ट्रीब्यूशन एस प्राइम फ्रेम के लिए मोशन में होगा, क्योंकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये चार डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट टू होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर दिस फ्रेम। यही हमने अब शो करना है। इफ चार डिस्ट्रीब्यूशन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस देन जे वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि जो करंट डेंसिटी है एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो है जे वेक्टर, और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में है वो जे प्राइम वेक्टर है। तो क्योंकि चार डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट में है एस फ्रेम के लिए तो जे वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। तो जे वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे J1 आई कैप प्लस J2 जे कैप प्लस J3 के कैप, ये इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यह है कि J1 0 हो गया, J2 0 हो गया, J3 0 हो गया। बट जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होगा फोर वेक्टर पोटेंशियल का J4 फोर फ्रेम एस फ्रेम के लिए वो IC रो रहेगा। इन चारों को मिला के हम दे देते हैं 16th इक्वेशन। तो अगर हम 16th इक्वेशन को यूज़ करें 10, 11, 12, 13, 14 इक्वेशंस में तो हमें क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। हमारे पास J1 प्राइम था, हमारे पास गामा J1 माइनस वी रो। तो यहाँ पर अगर हम J1 को 0 पुट कर दे तो हमें मिलेगा J1 प्राइम इज इक्वल टू गामा 0 माइनस वी रो, मीन्स J1 प्राइम आ जाएगा हमारे पास माइनस गामा वी रो। तो J1 हमारा यहाँ पर नॉन जीरो निकल के आ रहा है।
नॉन जीरो निकल के आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर J2 को जीरो पुट कर दें, क्योंकि J2 जीरो है तो J2 प्राइम भी जीरो हो जाएगा, J2 प्राइम जीरो हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर J3 को जीरो पुट कर दें तो J3 प्राइम हो जाएगा हमारे पास जीरो के बराबर, तो J3 प्राइम जो है वो जीरो के बराबर हो गया। और J4 जो है वो हमारा IC रो के बराबर था, तो हम इस J4 की जगह IC रो लिख देते हैं 13th इक्वेशन में। तो J4 प्राइम हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा गामा IC रो माइनस J1 जीरो है, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो J4 प्राइम आ जाएगा हमारे पास गामा IC रो के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास J4 प्राइम, जो कि अगेन नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है। और अगर हम इसी तरह से J1 को यहाँ पर जीरो पुट करें तो हमें मिलेगा रो प्राइम इज इक्वल टू गामा रो माइनस ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो गामा प्राइम हो जाएगा हमारे पास, सॉरी रो प्राइम हो जाएगा हमारे पास गामा रो, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो हमारे पास करंट फोर वेक्टर जो था एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो था J प्राइम म्यू। तो J प्राइम म्यू के कंपोनेंट कौन कौन से थे, J1 प्राइम, J2 प्राइम, J3 प्राइम, J4 प्राइम। और तीनों कंपोनेंट्स जो पहले हैं ये स्पेस पार्ट ऑफ J म्यू प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम J प्राइम वेक्टर लिख सकते हैं। और चौथा कंपोनेंट जो है हमारा वो हमारे पास J4 प्राइम क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है गामा IC रो, तो यहाँ पर हमने गामा IC रो रख दिया। तो J1 प्राइम हमारे पास था माइनस गामा V रो, और J2 प्राइम, J3 प्राइम जीरो जीरो निकल के आए हैं। J4 प्राइम अगेन हमारे पास गामा IC रो के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास जो J प्राइम वेक्टर है वो पहले तीन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो J1 प्राइम के आगे हमारे पास माइनस गामा V रो जीरो जीरो, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास करंट डेंसिटी जो S फ्रेम के लिए थी वो जीरो थी, क्योंकि S फ्रेम के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो रेस्ट में था। बट S प्राइम फ्रेम के लिए जो करंट डेंसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आई है, वो नॉन जीरो के बराबर निकल के आई है, उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू निकल के आई है। मीन्स सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो S फ्रेम के लिए रेस्ट में है, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा फॉर S प्राइम फ्रेम, और इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो आप यही लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर इफ चार्ज बी एट रेस्ट इन फ्रेम S देन करंट डेंसिटी J वेक्टर इन फ्रेम S विल बी जीरो। तो अगर चार्ज रेस्ट में है फ्रेम S में तो करंट डेंसिटी J वेक्टर फ्रेम S के लिए तो जीरो होगी, बट इट प्रोड्यूसेस अ कन्वेंशन करंट इन फ्रेम S प्राइम। बट वही रेस्ट वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो S प्राइम फ्रेम में करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर J1 प्राइम जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है, और इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और रह गया है, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 17th इक्वेशन में देखा था कि जो रो प्राइम था वो गामा रो के बराबर आया था। तो इसका मतलब ये है कि रो प्राइम जो है वो रो के बराबर ना होके गामा टाइम्स रो के बराबर है। रो प्राइम क्या है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S प्राइम, और रो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है वो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं होती है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर रो प्राइम जो है वो रो के बराबर नहीं निकल के आ रहा है, रो प्राइम जो है वो गामा रो के बराबर निकल के आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो हम ये कहते कि ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। बट यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी वो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं होगी, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट नहीं होगी। आइए लास्ट रिजल्ट देखते हैं इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है, बट जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लॉरेंज इनवेरिएंट होता है, मींस रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। इसको हम 2-3 स्टेप्स में प्रूव कर सकते हैं। एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा DQ प्राइम होगा, और वो किसके बराबर होगा, रो प्राइम इंटू DV प्राइम के बराबर होगा, क्योंकि S फ्रेम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो प्राइम, और जो हमारा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो होगा हमारा DV प्राइम। तो DQ प्राइम की जगह हमने लिख दिया रो प्राइम DV प्राइम। अभी हमने देखा कि रो प्राइम जो है वो गामा रो के बराबर है, और DV प्राइम जो है वो DV बाय गामा के बराबर होगा। ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है S फ्रेम के लिए DV है, बट अगर आप इसे S फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो यही वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो DV बाय गामा के बराबर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम DV बाय गामा लिख देंगे, इसकी जगह गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रो DV, और रो DV क्या है हमारे पास चार्ज इन फ्रेम S, तो ये DQ बन जाएगा। तो DQ प्राइम जो है वो DQ के बराबर आ गया। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट और लॉरेंज इनवेरिएंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, करंट फॉर वेक्टर एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे
किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।